वो सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं था, वो एक मासूम बच्चों का कब्रिस्तान था। D5 के पीछे एक पॉश बंगलों के साए में इंसानियत का सबसे बड़ा पतन दबा हुआ था। मार्च 2005 में निथारी के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल नाले में जाके गिरती है। जब एक बच्चा उसे निकालने गया तो वो बॉल नहीं, एक इंसानी हाथ निकलकर सामने आया। लोगों को लगा कि एक्सीडेंट होगा, पर जब 29 दिसंबर 2006 में उसी नाले को खोदा गया तो वहां से निकली 19 मासूम बच्चों के हाथ, पैर और धड़। 2005 से 2006 के बीच बच्चे एक एक करके हवा में गायब होते गए। रिम्पा हवलदार 14 साल, छोटी कविता 5 साल, रचना लाल 9 साल और दीपारी सरकार 12 साल। ये है निथारी का एक ऐसा केस जिसने दिखा दिया कि हमारे देश में गरीब की जान की कीमत कोड़े के बराबर भी नहीं है। निथारी की ट्रेजेडी एक मर्डर स्टोरी नहीं है। अगर इसे समझना है तो पहले नोएडा का नक्शा समझना पड़ेगा। दो दुनिया, एक सड़क। एक तरफ शहरी अमीर लोग, उनके लॉन्स, उनकी प्राइवेसी, उनकी हाई वॉल्स, और दूसरी तरफ एक निथारी गांव जहाँ के लोग उन्हीं बंगलोज में काम करते थे, लाइक फ्लोर साफ करते थे, खाना बनाते थे। लेकिन जब उनके बच्चे गायब होने लगे तब उन्हें समझ में आया कि कानून गरीब का नहीं होता, कुछ लोगों के लिए तो वो होता ही नहीं। तो पुलिस का कहना था तुम्हारे बच्चे हैं, भागे गए होंगे किसी के साथ। इलोपमेंट का थप्पा लगाकर केस की फाइल बंद कर दी। क्यों? क्योंकि शिकायत करने वाला एक गरीब जब्बूलाल था और जिसके खिलाफ शिकायत हुई थी वो एक अमीर बिजनेसमैन मोहिंदर सिंह पंढेर था। इसे कहते हैं ग्रॉस नेग्लिजेंस। जब गांव वालों ने पहली बार नाले से एक आदमी का हाथ निकलते हुए देखा तब भी पुलिस ने वो इग्नोर कर दिया। अगर आप सिस्टम पर यकीन करते हो तो निथारी एक ऐसी कहानी है जिसे देखकर आपका वो यकीन टूट जाए। कहानी पलटती है पायल के केस से, जिसे दीपिका भी कहते थे। पुलिस तब जागी जब पायल गायब हुई। पायल एक 22 इयर्स अडल्ट थी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो स्लम के बच्चों की तरह इनविजिबल नहीं थी। उसके पास एक मोबाइल फोन था, डिजिटल ट्रायल, जिसे पुलिस इग्नोर नहीं कर सकती थी। और जब लोकेशन ट्रेस हुआ तब पहली बार D5 का दरवाजा एक्चुअल तौर पे खुला। अगर उस दिन पायल का मोबाइल फोन ट्रेस नहीं होता तो शायद आज निथारी में और भी बच्चे गायब हो जाते। अब यहाँ मीडिया ने एक नैरेटिव सेट कर दिया। जैसे ही सुरेंद्र कोहली पकड़ा गया, हेडलाइंस बन गई कि मैन ईटर, कैनिबल, राक्षस। तो कहा गया कि वो बच्चों को काट कर खाता था। टीआरपी बढ़ गई, अखबार बिक गए। लेकिन एक मिनट, फैक्ट्स पर बात करते हैं। एम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट में एक शॉकिंग डिटेल्स थी। जो हड्डियां मिली उन पर कट्स सर्जिकल थे, बचर लाइक प्रोसीजर्स। सो एक अनपढ़ नौकर जिसे एनाटॉमी का ए भी नहीं पता, वो इतनी सफाई से हड्डी को कैसे डिसमेंटल कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, बॉडीज के टॉर्सोस यानी कि धड़ और ऑर्गन्स यानी कि इंटरनल पार्ट्स गायब थे। तो सवाल ये उठता है कि ये वाकई कैनिबलिज्म था या फिर कैनिबलिज्म की कहानी सुनाई गई ताकि लोगों का ध्यान ऑर्गन ट्रेड की तरफ ना जाए। कैनिबलिज्म का मीनिंग होता है नरभक्षण, जिसका अर्थ है अपनी ही प्रजाति के किसी दूसरे सदस्य का मांस खाना, विशेषकर मनुष्य का मनुष्य को खाना। तो 2007 में सीबीआई को यह केस दिया गया, पर सीबीआई को घर के अंदर कुछ भी नहीं मिला। ना फ्लोर्स पे खून, ना वॉल्स पर स्टेन्स, ना बाथरूम में डीएनए। 19 मर्डर्स एक ही घर में और एक बोझ भी एविडेंस नहीं। या तो सुरेंद्र कोहली एक क्रिमिनल जीनियस था या फिर कहीं और मर्डर हुए और कहानी D5 पर थोप दी। जनता को तो एक सिर्फ विलन चाहिए था, मीडिया को टीआरपी एंड पुलिस को एक केस क्लोजर। तो फरवरी 2009 में रिम्पा हवलदार के मर्डर केस में पहली सजाए मौत सुनाई गई। ये सब इतना तेजी से हुआ जैसे सिस्टम कह रहा हो कि भाई बस करो, काम खत्म, फाइल बंद कर दो। लेकिन क्लोजर और जस्टिस दोनों अलग चीजें होती हैं। बिना गवाहों के रिकवरी, 60 दिन के टॉर्चर के बाद लिया गया हो कन्फेशन और फॉरेंसिक एविडेंस जो कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम सब सोचते रहे कि मॉन्स्टर मिल गया, बट सच ये था कि हमने शायद गलत आदमी को पकड़ा या सिर्फ उस आदमी को पकड़ा जिसे पकड़ना आसान था। 19 विक्टिम्स, 16 केसेस और लगभग 20 साल के बाद 0 कन्विक्शंस। जनवरी 2007 में निथारी का वो घर एक थिएटर, एक तमाशा बन गया था। मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही वर्डिक्ट सुना दिया था। उन्होंने स्क्रिप्ट लिख दी थी कि एक अमीर रंगलीला बिजनेसमैन मोहिंदर सिंह पंढेर और एक गरीब पागल नौकर सुरेंद्र कोहली। कैनिबलिज्म और ऑर्गन ट्रैफिकिंग की थ्योरीज हवा में उड़ने लगी थी, लेकिन इस शोर में जो एक्चुअल एविडेंस था वो गायब हो गया। 11 जनवरी को सीबीआई केस टेक ओवर करती है।
एम्स और सीएसएफएल की फॉरेंसिक टीम्स घर के अंदर जाती थी। उन्होंने पहना था ब्लू शूज कवर्स, ग्लोव्स और हाथ में था ल्यूमिनॉल। तो ल्यूमिनॉल वो केमिकल है जो धुले हुए खून को भी ढूंढ निकलता है, अंधेरे में ग्लो करता है। सबको उम्मीद थी कि अंदर पूरा स्लॉटर हाउस मिलेगा। आखिर कोहली ने कबूला था कि उसने 19 बॉडीज काटे थे। लॉजिकली खून तो होना चाहिए, दीवारों पर या फिर फर्श के दरारों में या फिर नालियों में। लेकिन जब यूवी लाइट जली तब पूरे घर में, किचन में, बाथरूम में इंसानी खून का एक धब्बा भी नहीं मिला। सोचिए एक मिनट के लिए, 19 मर्डर्स, हर बॉडी के 3 टुकड़े और क्राइम सीन ऑपरेशन थिएटर से भी ज्यादा साफ। क्या सुरेंद्र कोहली एक नौकर था या कोई फॉरेंसिक जीनियस जो इतनी सफाई जानता हो? तो पैथोलॉजिस्ट ने एक और डिस्टर्बिंग डिटेल्स नोट की। बॉडीज को सिर्फ काटा नहीं गया था, उन्हें सर्जिकल प्रिसीजन के साथ डिसमेंटल किया गया था। सर और हाथ पैर अलग अलग मिले, लेकिन धड़ गायब था। इंटरनल ऑर्गन्स लाइक किडनी, लीवर, हार्ट्स, ये सब गायब थे। हाईकोर्ट ने बाद में ये सवाल डेफिनेटली पूछा कि अगर सुरेंद्र कोहली कैनिबल था तो क्या वो सिर्फ धड़ ही खाता था, बाकी बॉडी क्यों फेंक दी? सो मंजुला कृष्णन कमेटी जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की थी, उन लोगों ने इशारा किया ऑर्गन ट्रेड की तरफ। लेकिन सीबीआई के लिए ऑर्गन ट्रेड का मतलब था डॉक्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स का एक बड़ा नेटवर्क ढूंढना। कैनिबलिज्म का मतलब था एक पागल नौकर पर सारा इल्जाम थोप देना। तो सीबीआई ने आसान रास्ता चुना। घर में सबूत नहीं मिले तो केस खड़ा किसके ऊपर था? सिर्फ एक चीज पर, वो था कन्फेशन, सुरेंद्र कोहली का कबूलनामा। लेकिन क्रोनोलॉजी समझिए, कोहली 60 दिन तक यानी कि 2 मंथ्स तक पुलिस कस्टडी में था, बिना लॉयर्स के, बिना मेडिकल चेकअप के। कानून कहता है कि इतनी लंबी कस्टडी के बाद दिया गया हुआ कन्फेशन सस्पिशियस हो सकता है, ये टॉर्चर का नतीजा हो सकता है। लेकिन 2007 में पब्लिक को लीगल राइट्स नहीं चाहिए थे, पब्लिक को चाहिए थे सुरेंद्र कोहली की फांसी। तो उस टेंटेड कन्फेशन को ही सच मान लिया गया। पुलिस ने कहा कि कोहली ने हमें हड्डियां ढूंढ कर दी है। अब यहाँ पर सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट का क्या कहना है ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन रियलिटी क्या थी ये समझने से पहले ही हेडलाइंस के शोर में ये लीगल ब्लंडर्स दब गए। फरवरी 2009 फैसला आता है कि पंडेर और कोहली को दोनों को फांसी की सजा मिलती है। देश ने ताली बजाई, लगा कि इंसाफ आखिर में मिल गया। लेकिन ये केस क्लोज का स्टैंप लगा था। पंडेर बाद में बरी हो गया, तो मास्टर तो छूट गया था, सिर्फ सर्वेंट डेथ रो पे रह गया। तो हमने मान लिया कि हमने शैतान पकड़ लिया। लेकिन आज भी वो सवाल वही खड़ा है जो हमने इग्नोर कर दिया। अगर घर में खून नहीं था और कन्फेशन जबरदस्ती लिया था तो उन 19 बच्चों को एक्चुअली मारा किसने? असली कातिल कौन था? फॉरेंसिक साइंस का एक बेसिक रूल है ट्रांसफर पैटर्न। जब आप किसी को काटते हैं तो खून सिर्फ बहता नहीं है, वो छलकता है, यानी कि दीवारों पर, फर्श के गैप्स में या फिर फर्नीचर पर वो दिखेगा। अब जरा निथारी के उस घर D5 को इमेजिन कीजिए। आरोप था कि वहां पे 19 लोगों को मर्सिलेसली काटा गया था, बोन्स, मसल्स, आर्टरीज, सब कुछ। तो लॉजिक के हिसाब से वहां खून की नदियां बहनी चाहिए थी। लेकिन जब फॉरेंसिक टीम्स ने वहां ल्यूमिनॉल स्प्रे किया तो पूरे घर में खून का एक कतरा भी नहीं मिला, नॉट अ सिंगल ड्रॉप। सो किचन के चाकू, बाथरूम की नलियां, सब कुछ स्टेराइल था। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सुरेंद्र कोहली, एक अनपढ़ नौकर, ने उस घर को हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से भी बेहतर साफ किया था, या फिर वहां कभी कोई मर्डर हुआ ही नहीं? तो 2009 में जब फांसी की सजा हुई तो देश खुश था, मॉन्स्टर मरने वाला था। लेकिन ये खुशी वक्त के साथ गायब हो गई। 2015 में हाईकोर्ट ने कोहली को सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। इसलिए नहीं कि वो निर्दोष था, बल्कि इसलिए कि सरकार उसकी मर्सी पिटीशन पर फैसला लेने में बहुत लेट हो चुकी थी। इंसाफ में फिर से देरी हो गई। पिछले 10 सालों से हमें ये सिर्फ झूठी तसल्ली ही दी गई है। 2009 से लेकर सुरेंद्र कोहली को 13 अलग अलग केसेस में डेथ सेंटेंस सुनाई गई। मोहिंदर सिंह पंडेर को भी मौत की सजा मिली। अखबारों ने लिखा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। पब्लिक ने सोचा चलो मॉन्स्टर तो जेल के अंदर है, लेकिन ये पनिशमेंट, ये कन्विक्शंस एक रेत के महाल के ऊपर टिके थे। कोर्ट की फाइल्स में लिखी सियाही धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी, क्योंकि ये बुनियाद झूठ, टॉर्चर और एक वॉच इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रखी गई थी। और फिर अक्टूबर 2023 में पहली दीवार भी गिर गई। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है। सुरेंद्र कोहली को 12 केसेस में और पंडेर को बचे हुए 2 केसेस में एक्विट यानी कि बरी कर दिया। 0 कन्विक्शन।
एक ऐसा घर जिसे हाउस ऑफ द हॉरर्स कहा गया, वहां से कानून को एक भी गुनहगार नहीं मिला। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इन्वेस्टिगेशन वॉश्ड अप था। एजेंसीज ने एविडेंस कलेक्ट करते वक्त बेसिक नॉर्म्स का ही वायोलेशन कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन क्राइम को बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट साबित करने में फेल हो गया। मतलब जब तक 100% साबित ना हो जाए तब तक इंसान इनोसेंट है। घर की सफाई, वो टॉर्चर्ड कन्फेशन और कट्स के सर्जिकल प्रिसिजन। सो कोर्ट ने ये सब जब साथ में देखा तब उन्हें समझ में आ गया कि कहानी मैच नहीं कर रही। इतनी गलतियां की थी कि रीजनेबल डाउट पैदा हो गया। हम सब जानते हैं कि शायद उन लोगों ने मर्डर किया होगा, लेकिन मॉरल कन्विक्शंस और लीगल कन्विक्शंस अलग होते हैं। सबूतों की कमी का फायदा यानी कि बेनिफिट ऑफ डाउट सुरेंद्र कोहली को मिल गए। पुलिस का कहना यह था कि सुरेंद्र कोहली ने सब उगल दिया, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 साफ कहता है पुलिस के सामने दिया गया हुआ बयान कोर्ट में रद्दी का टुकड़ा है, वो एडमिसिबल नहीं होता। तो कोहली ने मैजिस्ट्रेट के सामने हाथ उठी, लेकिन बाद में ये कहा कि पुलिस ने उसे वो स्क्रिप्ट रटवाई थी। इसे कहते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अब सबसे बड़े सबूत पर आते हैं नाले में मिली हुई हड्डियां। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 कहता है कि अगर अक्यूज्ड कोई छुपी हुई चीज ढूंढ कर देता है तो तभी वो सबूत माना जाएगा। मींस अक्यूज्ड को एक्सक्लूसिव नॉलेज होना चाहिए। लेकिन निथारी केस में नाला खुला था, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी थी। गांव वाले वहां हड्डियां देख चुके थे, मीडिया वहां फिल्मिंग कर चुकी थी, पुलिस कोहली ने कन्फेशन से पहले ही वहां खड़ी थी। तो सुप्रीम कोर्ट का रूल है जो चीज दुनिया को पहले से पता है वो उसे आप डिस्कवर नहीं कर सकते। तो पुलिस की आलसी और लापरवाही की वजह से सबसे बड़ा सबूत कूड़ा बन गया। प्रोसिक्यूशन ने लास्ट सीन थ्योरी का सहारा लिया कि बच्चों को आखिरी बार D5 के पास देखा गया, लेकिन पास में देखना और घर में घुसते हुए देखना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कोर्ट अनुमान यानी कि अजम्पशन पर नहीं चलती, कोर्ट कोलैबोरेशंस मांगती है और वो कोलैबोरेशंस वहां मौजूद ही था। अब हम आज की बात करते हैं नवंबर 2025। कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन सुनी। ये लॉ का वो रेयर हथियार है जो तब यूज होता है जब सिस्टम अपनी गलती सुधारती है। कोहली 12 केसेस में छूट चुका था, लेकिन एक केस में वो अंदर था, रिम्पा हलदार केस। यहाँ एक पैराडॉक्स पैदा हुआ, एक ही सबूत, एक ही कन्फेशन, बाकी केसेस में वो झूठ था, लेकिन वो एक केस में वो सच कैसे हो सकता है। यहाँ पर आता है आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती सुधारी। उन्होंने कहा कि डिस्क्रेडिटेड एविडेंस पर किसी को जेल में रखना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सकता है और 11 नवंबर 2025 को आखिरी दीवार भी गिर गई। सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया। जब मर्डर्स का कोई आई विटनेस नहीं होता तो कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कानून कहता है कि ये चेन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस पूरी होनी चाहिए, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़नी चाहिए। लेकिन निथारी में घर साफ था मगर नाला गंदा था, बीच की कड़ी गायब थी और जब चेन टूटती है तो मूजिन छूटता है। 13 नवंबर 2025 को नुकसार जेल के दरवाजे खुलते हैं। सुरेंद्र कोहली, जिसे हमने निथारी का आदमपुर कहा था, वो 19 साल के बाद आजाद आदमी की तरह बाहर निकलता है। कोई मीडिया नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक खामोश सड़क थी। इस केस का रिजल्ट 0 रहा, लेकिन इसने सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया। निथारी के बच्चों की वजह से आज पुलिस मिसिंग चिल्ड्रन की रिपोर्ट इग्नोर नहीं कर सकती। एक खोया पाया पोर्टल बना दिया गया, FIR मैंडेटरी हुई। जब्बू लाल और पप्पू लाल जैसे पिताओं को जो धक्के खाने पड़ते थे वो आज गैर कानूनी है। उन मासूम बच्चों की चीखें तो दब गई, लेकिन उनकी मौत ने कानून को मजबूर कर दिया कि वो गरीब की तरफ भी देख ले। सो पंडे तो पहले ही बाहर था, कोहली अब बाहर है। 19 विक्टिम, 19 साल और इंसाफ शून्य। वो माँ बाप आज भी वही खड़े हैं उन्हीं फोटोज के साथ। उनका सवाल आज भी वही है जो जब्बू लाल ने पूछा था, अगर इन्होंने नहीं मारा तो हमारे बच्चों को मारा किसने। सरकार फेल हो गई, पुलिस फेल हो गई और हम एज ए सोसाइटी हम भी फेल हो गए। हाउस ऑफ द हॉरर्स अब खाली है, लेकिन वो सवाल आज भी गूंज रहा है, अगर सर्वेंट ने नहीं किया और मास्टर्स ने भी नहीं किया तो वो सर्जन कौन था।